अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। जिस मसले पर लाइव आया हूँ वो सबको पता है। जैसे हमेशा करता रहा हूँ कि कैप्शन डाल देता हूँ, आप लोगों के समझ में अच्छे से आ जाए कि मैं किस मामले पर लाइव हूँ, तो वो पता चल जाएगा आपको। ऊपर लिखा हुआ है, उसी से आपको पता चल जाएगा। मेरी वीडियो को, पिछली वीडियो जो मेरी रही थी, उसको रोक दिया गया था। उसको रोक दिया गया था आईटी सेल के कुछ कुत्तों की वजह से, आईटी सेल की ताकत, आईटी सेल की पावर की वजह से। आज एक बार फिर मैं लाइव हूं और आईटी सेल अपना काम बखूबी निभा सकती है। जैसे चाहे वैसे वो काम निभा सकती है और मेरी वीडियो को बंद करवा सकती है कुछ देर। जब तक लोग नहीं जुड़ रहे हैं तब तक मैं टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूं। लेकिन याद रखें, जैसे ही लोग जुड़ जाते हैं मैं टॉपिक पर आ जाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम भाई। फिलहाल तो मैं वही कह दूं जो जरूरी है आप सबके लिए। आप सबके लिए जरूरी है मुझे ये बताना कि आपके देश के एक उत्तर प्रदेश नामक प्रदेश में, जहां पर गुंडे मवाली अपना प्रदेश छोड़ चुके थे, जहां पर गुंडे मवाली मौजूद नहीं थे, ये मैं नहीं, ये उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बाकायदा अनाउंस करके, बाकायदा स्टेज पे चढ़ के कहता था। मैं उसी प्रदेश का वासी आज आप सबके सामने अपनी बात रखने आया हूं। उस प्रदेश के अंदर जो गुंडई चल रही है उस गुंडई को बताने आया हूं। उस प्रदेश के अंदर जो भौकाल चल रहा है उस भौकाल को बताने आया हूं। उस प्रदेश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो सब बताने आया हूं। इस वजह से बताने आया हूं क्योंकि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का चमचा नहीं हूं। पहले भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं। जब जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है, वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, लेकिन हम अपनी आवाज उसके साथ जरूर मिलाते हैं क्योंकि हमारा जमीर अभी तक बिकाऊ नहीं हुआ है। मेरा आज से पहले का लाइव कभी आपने असद ओवैसी के समर्थन में नहीं देखा होगा क्योंकि मैं उनकी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। असद ओवैसी के या अकबर ओवैसी की जो भी बातें रही हैं, मैंने हमेशा उनका खंडन किया है। मैंने हमेशा अपनी उनके खिलाफ राय रखी है। लेकिन राय रखना अलग होता है, दुश्मनी करना अलग होता है। मैं हर पॉलिटिशियन के खिलाफ अपनी राय रखता हूं क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं हूं और किसी राजनीतिक पार्टी का चमचा नहीं हूं। अब मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं। आज मैं असद ओवैसी की बात करने आया हूं, जिन पर हमला हुआ है, जो भारत के नागरिक हैं, जो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ बैरिस्टर हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना। जिस भी राजनीतिक पार्टी के चमचे हो, अपने नेताओं से कहना कि अगर एहतिशाम रिजवी के सवालों के जवाब ना हुआ करें तो अपनी आईटी सेल उसके पीछे लगा दिया करो। इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तुम। मैं आज जो सवाल करने आ रहा हूं, अगर किसी में औकात है तो उसका जवाब लेके हमारे पास आ जाना। मैं सभी को चैलेंज करता हूं, हर राजनीतिक पार्टी के चमचे को, कुत्ते को, सबको चैलेंज करता हूं। और एक बात, हर बार एक बात कही जाती है कि असद ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम हैं। असद ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये पहले मैं श्योर करता चलूं ताकि बाद में मुझे उन पर जो हमला हुआ उस पर बोलने में थोड़ा आसानी हो जाए। जो बी टीम कहते हैं वो भी आज आ जाएं। मैं उनको भी बताऊंगा कि बी टीम कहते किसको हैं, बी टीम होती क्या है। मैं ये भी बता दूंगा कि बी टीम कैसे बनती है। ऐसे बी टीम नहीं बनती है। बी टीम बनने के कुछ उसूल होते हैं।
कुछ तरकीबें होती हैं, वो भी बताऊंगा। खैर, आज मेरठ में असद ओवैसी, जो कि बैरिस्टर असद ओवैसी हैं, मैं उनको एज ए पॉलिटिशियन न देख करके बैरिस्टर असद ओवैसी कहूंगा, एक वो होनहार छात्र जो विदेश में पढ़ करके भारत में आकर के पॉलिटिक्स में आ गया। उसने किसी जॉब को, किसी बिजनेस को महत्व ना देते हुए सीधे पॉलिटिक्स में उतर गया। क्या रीजन थे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स में क्यों आया, कैसे आया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसका खानदान, उसका परिवार चूंकि पॉलिटिशियन था, तो आप ये कह सकते हैं कि अपने परिवार को सम्मान दिलाने के लिए या अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए पॉलिटिक्स में वो बंदा आ गया। किसी राजनीतिक पार्टी की गुलामी करने से बेहतर उसने अपनी खुद की पार्टी को आगे बढ़ाना बेहतर समझा। मैं जो शब्द कह रहा हूं, इन शब्दों को गौर से सुनना और अपने भेजे में बिठाना। और अगर तुम्हारे जो नाजायज बाप पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनके बाप में दम होगा तो मेरे सवालों के जवाब दे देंगे। खैर, एक वो होनहार छात्र जो विदेश में पढ़ करके भारत आता है, बैरिस्टर असद ओवैसी, हैदराबाद का रहने वाला, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी की गुलामी नहीं किया, खुद अपनी पार्टी बना करके, यानी अपने खुद के सिद्धांतों को, अपने खुद के उसूलों को लेकर के आगे बढ़ा। अब उनके कैसे उसूल, कैसे सिद्धांत, ये मैं नहीं बताऊंगा, या आप जानो, आपका काम जाने। मैं कह रहा हूं कि वो अपने सिद्धांतों पर आगे बढ़ने वाला एक नौजवान जो विदेश में पढ़ के बैरिस्टर असद ओवैसी देश में आया, राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट ना करते हुए, किसी की गुलामी ना करते हुए, खुद अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। खुद सांसद रहा, भाई को भी विधायक बनाया, 2 4 5 विधायक और रहे, सांसद रहे, जो भी रहे, उसकी राजनीतिक पार्टी चल रही थी। हर बार जब भी मुसलमानों के इंसाफ की बात की, हर मुसलमान या हर नागरिक उसे, चलो हर नागरिक ना कहूं, हर नागरिक कहूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, ठीक, हर नागरिक कहूंगा तो बुरा लग जाएगा। हर मुसलमान उन्हें यह समझता रहा, यह कहता रहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए बोलते हैं। हां, कई मसलों पे मैंने उनके खिलाफ वीडियो बनाई, जहां जहां मुझे लगा कि यह बेहतर नहीं है समाज के लिए, मैंने बोला। आज जो उनके साथ हुआ वो समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए हानिकारक है। और इसकी जड़ क्या है वो भी बता देता हूं, भाईजान, भाषा का संयम रखें। आपको दिक्कत राजनीतिक पार्टी से है, या आईटी सेल से है, या गुंडों से है, साफ करें। तीनों से है, राजनीतिक पार्टियों से है, गुंडों से है और आईटी सेल से है। आईटी सेल और गुंडे हैं उन पॉलिटिशियन के चमचे जो गले में पट्टा बांध के कुत्ते घूमते हैं, वो गुंडे। तो तीनों से है। राजनीतिक पार्टी जड़ है। किसी देश की सुरक्षा, किसी देश का विकास का जो महत्व होता है वो डिपेंड करता है किस पर? राजनीतिक पार्टियों पर। जब राजनीतिक पार्टियां ऐसी हों तो सब कुछ बर्बाद होता है। प्लीज लक्ष्मण भाई, ठीक, आगे बोलता हूं। खैर, उस आदमी ने एक राजनीतिक पार्टी अपनी जो खुद की थी, जो उनके बाप की थी, उसको आगे लेकर के चले। हर उसके बयान पे काउंटर क्वेश्चन किए गए। कोई बात नहीं, राजनीतिक बात है, राजनीतिक मसला है, होता है, अच्छी बात है। जहां उसने अपने कैंडिडेट खड़े करने की कोशिश की, बताया गया ये बी टीम है भाजपा की। अगर मुसलमानों का वोट कट गया तो हिंदू जीत जाएगा, और हिंदू मीन्स भाजपा जीत जाएगी। भाजपा जीत जाएगी, हिंदू तो जीतता है, हर पार्टी के होते हैं, जीतते हैं, लेकिन भाजपा जीत जाएगी। ये हमारे दिमागों में बिठा दिया गया, हमारे दिमाग में ये घुसा दिया गया कि अगर असद ओवैसी अपना कैंडिडेट उतार दे तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा फायदा हो जाएगा। मैं इसके ऊपर एक सवाल करना चाहता हूं, अगर दम है तो इसका जवाब लेके आ जाना। अगर मजाल है तुम्हारी राजनीतिक पार्टियों में तो मजाल है तो लेके चले आना। चलो ठीक है, असद ओवैसी अगर अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो मुसलमान उनके साथ चले जाएंगे। मैं कहता हूं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। असद ओवैसी अपना कैंडिडेट उतार दें, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी तो मुसलमान हूं, लेकिन नहीं जाऊंगा। बात साफ है कि बात मुसलमान की नहीं है, बात है ये कि उनकी नीतियों से जो सहमत होगा वो चला जाएगा, उनकी बातों से जो सहमत होगा वो चला जाएगा। यानी हर राजनीतिक पार्टी की तरह वो भी एक राजनीतिक पार्टी है।
अपना टिकट किसी को भी दे सकती है, किसी कैंडिडेट को कहीं से भी किसी सीट से खड़ा कर सकती है, उसको वो पावर है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि ये बी टीम है? हम ये क्यों कहते हैं कि असद ओवैसी अपना ना उतारे कैंडिडेट, भाजपा का फायदा हो जाएगा? चलो ठीक है, बार बार असद ओवैसी इस चीज को बताते हैं कि भाई फला जगह मैंने नहीं उतारा था, वहां पे क्यों नहीं हार गई भाजपा, फला जगह नहीं उतारा था, वहां पे भाजपा क्यों हार गई, सब कुछ। संजय सिंह जी, हिंदुत्व से मुझे नफरत है, प्रॉब्लम मुझे हिंदुत्व से है, हिंदू से नहीं है। इसलिए प्लीज देख करके पूरी बात समझ करके फिर बोलना। मैं नहीं चाहता जिस टॉपिक पे हूं उससे डाइवर्ट हो जाऊं, ठीक? इसलिए प्लीज बात को समझना मेरी, उसके बाद बोलना, ठीक है? मैं जिससे सवाल कर रहा हूं उसको जवाब देना। चलो आगे बोलता हूं। इसका मतलब यह कि उनकी नीतियों से जो सहमत होगा, उनकी पार्टी से जो सहमत होगा, उनकी नीतियों से जो सहमत होगा, वो जाएगा उनके साथ। यानी कि हर मुसलमान उनके साथ नहीं जाता है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं, हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि असद ओवैसी वहां कैंडिडेट ना उतारे, वरना भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? अभी क्या हो रहा है? अभी जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखती है, बसपा समझ रहे हैं ना, बसपा अपने कैंडिडेट वहां मुस्लिम उतार रही है। मैं जो कह रहा हूं उसे नोट कर लेना। दावा करता हूं आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। बसपा, बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट वहां मुसलमान उतार रही है जहां जहां भाजपा को जीतने में थोड़ी कठिनाई है। यानी कि मुसलमान कैंडिडेट उतार करके मुसलमानों का वोट उनको दिला करके और भाजपा का रास्ता आसान बनाया जा रहा है। भाजपा का रास्ता आसान बनाया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। अब बोलो बी टीम है, बोलो बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चलो छोड़ दो, आगे बढ़ जाते हैं। यूपी छोड़ दो, बिहार छोड़ दो, हैदराबाद छोड़ दो, बाकी स्टेट पे चलो। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तकरीबन आई थिंक 17, शायद मैं अगर नहीं भूल रहा हूं, सही हूं तो 17 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही है। चलो केंद्र सरकार में भाजपा कैसे जीत गई? ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे क्या? नहीं। ओवैसी हर जगह अपने कैंडिडेट उतार करके, अगर उतारे भी थे तो कितना वोट उनको गया? अगर उतारे थे तो कितना वोट उनको गया? और ये वोट ना जाता तो वो वोट किसको जाता? और जिसको जाता क्या वो उतने वोट में जीत जाता? सवाल तो बनता है ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना। हर बार ये कह के निकल जाना कि ये बी टीम है, क्यों? मसला ये है कि उनके पास बोलने वाले प्रवक्ता नहीं है, जवाब देने वाले लोग नहीं हैं। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह के एंकर आते हैं, अगर यही एंकर्स, नमस्कार भैया प्रणाम, यही एंकर कह रहा हूं, समझ रहे हैं ना, एंकर कह रहा हूं, यही एंकर्स ओवैसी के समर्थन में बोलने लग जाते तो ओवैसी को आप बी टीम ना समझते, क्योंकि उनके पास लॉजिक होते हैं किसी भी झूठ को सच बनाने का। आपको वो बात ऐसे आपको झूठ परोस देंगे जैसे लगेगा यही सत्य है, और यही होता आया है, यही होता आया है। आज असद ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसके ऊपर आता हूं। आज असद ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ। जिम्मेदार कौन है? मैं 2 टूक बोलने जा रहा हूं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी है। 2 टूक बोल रहा हूं, लॉजिक के साथ बोलूंगा, शर्त के साथ बोलूंगा, विद प्रूफ बोलूंगा। अगर हिम्मत है तो जवाब दे देना। भारतीय जनता पार्टी के पास एंकर कितने भी हो, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रवक्ता कितने भी हो, लेकिन अगर मेरे सवालों के जवाब नहीं है तो तुम नीच हो, कुछ नहीं हो, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, हमारे जूते की नोक पे हो तुम। सीधी बात, क्योंकि तुम्हारे पास प्रवक्ता बहुत हाई फाई हैं, तुम्हारे पास एंकर बहुत हाई फाई हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं है। झूठ को सच, इख्तिशाम रिजवी के खिलाफ तुम नहीं बना सकते। याद रखना, असद ओवैसी पर जो हमला हुआ वो षड्यंत्र था। असद ओवैसी पर जो हमला हुआ वो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। मुझे बहुत पहले से पता है कि ये हमले होंगे चुनाव के वक्त, मुझे बहुत पहले से पता। मैंने पोस्ट की कि मुझे ताज्जुब नहीं है कि असद ओवैसी पे हमला हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए था, मुझे पता था कि होगा। क्यों? लक्ष्मण भाई प्लीज डाइवर्ट मत करें, प्लीज। आपके इन बातों का जवाब मैं आज नहीं दूंगा, और अगर देने लग गया तो फिर आप भी भाग जाओगे। प्लीज मैं बता रहा हूं, आज इन बातों का जवाब नहीं दूंगा, आज इन बातों का जवाब नहीं दूंगा। आज मैं जो कह रहा हूं उसे सुनिए, और इसी में अभी कांग्रेस को भी लपेटता हूं, देख लीजिएगा भाई। इसमें अभी मैं कांग्रेस को भी लपेटूंगा, ठीक? देखिएगा, वेट कीजिए। लाइव रुका जा रहा, अहमद रजा भाई रुकेगा,
आईटी सेल पूरी तरीके से एक्टिव होगी, क्योंकि मुझसे इनके नाजायज बापों को डर लगता है, एहतिशाम रिजवी से इनके नाजायज बापों को डर लगता है, इसलिए वीडियो मेरी रोकनी पड़ेगी। खैर, असद ओवैसी पर हमला भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया है। असद ओवैसी पर हमला जो हुआ है उसकी जिम्मेदार सीधे भारत सरकार है। मैं क्यों कह रहा हूं ये भी सुनिए। एक पार्टी का प्रवक्ता होना, एक पार्टी का नेता होना अलग बात है, लेकिन एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, एक भारत सरकार के मंत्री, एक भारत सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ऐसी भाषा बोलेंगे, मुसलमानों को लेकर के उग्रवादी बन जाएंगे, मुसलमानों को कपड़े से पहचानने वाली बात, मुजरिमों को कपड़ों से पहचानने वाली बात एक प्रधानमंत्री करेगा, तो हमला जायज है, होगा। हर मुसलमान पर हमला होगा, हर मुसलमान पर हमला होता आया है और होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये कहता है कि कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, तो ये कपड़ों से पहचानने वाली बात क्यों आई? कपड़ों से पहचानने की वजह क्या थी? किसको पहचान रहे हो? मैं बताता हूं। प्रिय प्रधानमंत्री, आइए, मैं आपको दिखाता हूं कपड़ों से पहचान कैसे की जाती है। मैं समझाता हूं आपको कपड़ों से पहचान कैसे की जाती है। एक एक सवाल का जवाब दूंगा। बोर होना तो चले जाना, लेकिन एक एक सवाल का जवाब दूंगा। अगर हिम्मत है तुम में तो जवाब मेरा लेके जाना और जवाब दे के जाना। लपेटे में सबको लाऊंगा, याद रखना, क्योंकि हरकतें सबकी एक हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों की हरकतें एक हैं। और उसके बाद कहते हैं फलाने बी टीम। तुम कौन सी टीम हो? सी टीम हो क्या? लगता तो है सी हो तो सी। अरे वो तो बी टीम है, तुम पूरे के पूरे सी हो जो उसको बी टीम कहते हो। उसका भी दावा दूंगा, चिंता ना करो। उसको भी मैं तुम्हारे सामने वाजे करके जाऊंगा। मेरी वाजे करने की आदत बहुत पुरानी है, इसलिए वाजे कर रहा हूं। चलिए बताता हूं। कपड़ों से पहचान कर रहे थे, चलिए साहब मैं कपड़ों से पहचान करवा देता हूं। आइए केरला चलता हूं, कर्नाटका चलता हूं, कर्नाटका चलता हूं। कर्नाटका में लड़कियां हिजाब पहन के आती थी, हिजाब पहन के आती थी। ठीक, मैं जो कह रहा हूं, अगर माई के लाल में हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे के जाना। लड़कियां यूनिवर्सिटी में हिजाब पहन के आती थी। वहां कुछ खास रंग के कपड़े आ गए, वहां कुछ खास रंग के कपड़े आ गए जिनकी पहचान कपड़ों से हो सकती है। वही बात कर रहा हूं। वहां खास रंग का कपड़ा लेकर के आ गए, साहब अब तो हम ये कपड़ा पहन के आएंगे। चलो ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कपड़ा पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। भाई भारत के कानून ने, संविधान ने आजादी दी है कि तुम किसी भी कलर का कपड़ा पहन सकते हो, तुम कैसा भी। अरे भाई बिकनी में मंगवाओगे, छात्राओं को बिकनी में लाना चाहते हो यूनिवर्सिटी, क्यों किसी लड़की का शरीर देखने के लिए परेशान हो? और कौन है वो लोग जो किसी लड़की का शरीर देखने के लिए परेशान हैं? कौन है वो लोग जो किसी लड़की के शरीर देखने के लिए परेशान है? वो हिजाब पर रोक लगाना चाहते हैं। क्यों लगाना चाहते हैं? चलो रोक की बात है तो मैं बताता हूं कहां कहां रोक लगाना चाहिए तुमको। मैं बताऊं कहां रोक। किसी राजनीतिक पार्टी के स्टेज पर जो नंगा नाच करवाते हो, मुजरा करवाते हो, वहां पर रोक लगाओ। बोलो, किसी धार्मिक प्रोग्राम के नाम पर तुम स्टेज पे लड़कियों को नचाते हो, वहां लगाओ। चलो बोलो, कपड़े से पहचानने की बात है, कपड़े का रंग बताऊं, कपड़े का रंग बताऊं। भगवा कपड़ा पहन करके छात्र आए थे और उनका विरोध किया था, उन लड़कियों का हिजाब का विरोध किया था कि नहीं, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में छात्राएं जो है वो हिजाब नहीं पहने। क्यों भाई, हिजाब क्यों नहीं पहनेंगी? तुम क्या अपनी मां बहनों को बगैर कपड़े के यूनिवर्सिटी भेज देते हो? क्या दिक्कत थी तुमको? अरे प्रधानमंत्री जी आइए, हम बताते हैं किसको दिक्कत है। एक खास रंग के कपड़ा पहनने वालों को दिक्कत है हिजाब से। हिजाब से नहीं है, शरीर पे जो कपड़ा है, बदन पे जो कपड़ा है लड़कियों के, उससे दिक्कत है। एक खास रंग के कपड़ा पहनने वालों को उससे दिक्कत है। वो चाहते हैं हर लड़की के शरीर को मापना, वो चाहते हैं हर शरीर को नापना चाहते हैं, इसलिए। और ये कौन है? ये हैं एक खास रंग के कपड़ा पहनने वाले लोग। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी आइए, जवाब दे दीजिए। आप ना दीजिए, अपना संबित पात्रा को भेज दीजिए। अरे कम से कम अमीश देवगन को तो भेज सकते हो, कम से कम ऐसे दो कौड़ी के कुत्तों को भेज दो जो जवाब दे सके। बहुत मामले हैं ऐसे, कपड़ों के ऊपर आऊंगा तो प्रधानमंत्री जी आप भी डर जाएंगे, क्योंकि कपड़ा पहनने में तो आप भी बड़े माहिर हैं। और साहब, जिन कपड़ों का विरोध आप कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, जिन कपड़ों की पहचान बता रहे थे, वो कपड़ा आप खुद पहनते हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि वही कपड़ा आज गांधी भवन में चलता है। वही सूत का कपड़ा, वही गांधी की पहचान, वही कपड़ा है। जिन टोपियों को आपने पहचान बताई है वो गांधी की पहचान है। क्या कहेंगे साहब? अशफाक उल्लाह खां के बारे में क्या कहना है आपका?
क्या कहेंगे? एक खास रंग का कपड़ा पहनने वाले थे। अंग्रेजों ने तो कभी ना कहा कि खास रंग का कपड़ा है, हैं? तुमको बड़ी तकलीफ हो गई थी। तुमने लोगों के जहनों में मुसलमानों के लिए नफरत भरी है। तुमने लोगों के जहनों में मुसलमानों के लिए नफरत भरी थी। तुम कपड़ों की पहचान नहीं करवा रहे थे साहब। तुम बता रहे थे कि इस रंग का कपड़ा या इस साइज का कपड़ा या ऐसा कपड़ा पहनने वाले उग्रवादी होते हैं, इनको देखते ही मारो। ये था, समझ गए? आज गोली चली है असद ओवैसी पे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत पहले कह दिया गया था कि गोली मारो, खुला कह दिया गया था। असद ओवैसी पर पहले भी हमला हुआ उनके घर पर ना। असद ओवैसी पर उनके घर के सामने पहुंच करके हमला हुआ था, उनके घर पे हमला हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं कि उनसे कितनी इंक्वायरी हुई थी, उनको इतनी जल्दी जमानत कैसे दे दी गई? एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करने वाले कैसे इतनी जल्दी आजाद कर दिए गए? पता है क्यों कर दिए गए? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला नहीं था, ये किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला नहीं था। ये उस पर हमला था जिसको मुसलमान ये कहेंगे कि ये बी टीम है, हिंदू ये कहेंगे कि ये तो मुसलमान है। बात ये फंसती है कि इस पे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर सवाल करने वाले पैदा हो जाएंगे तो तुम्हें जमानत देने से पहले सबूत की दरख्वास्त करनी होगी कि सबूत लाओ। किस बेस पे जमानत दी गई? क्या उनसे ये जानकारी ली गई कि हमला क्यों किया गया है? अभी मीडिया वाले ये कह रहे थे कि असद ओवैसी के भड़काऊ भाषण की वजह से ये लोग आहत थे, इसलिए इन पर हमला कर दिया। तो माननीय, हम एक बात कहते हैं, माननीय, एक बात, हम बड़ा आहत हैं। हम प्रधानमंत्री के बयानों से और मुख्यमंत्री के बयानों से बड़ा आहत हैं। बताइए हम क्या करें? बताओ, अगर किसी मां के लाल में हिम्मत है तो मुझे बताओ। मैं भारत के प्रधानमंत्री से बड़ा आहत हूं, उनके बयानों से बड़ा आहत हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अभी गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से बहुत ज्यादा आहत हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा आहत हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानों से आहत हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आहत हूं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से आहत हूं। मुझे बताओ मान्यवर कि मैं क्या करूं? मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मुझे कोई भारत का बंदा हाथ उठाए और कहे कि दिशा में तुम ये करो जो किया है आज इन लोगों ने। नहीं कहोगे, क्योंकि ये संविधान में नहीं है, कानून में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, ये गैर कानूनी है। किसी की इतनी मजाल कि आज के दौर में जब हर आदमी मास्क लगा के चलता है, पूरा फेस खोल के, उसने मास्क भी नहीं लगाया। हमलावरों ने मास्क तक नहीं पहना था। चेहरा छुपाने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, मगर मास्क तक नहीं पहना था, क्योंकि उनको मालूम था कि मुझे जमानत देने के लिए मौजूदा सरकार बैठी हुई है, केंद्र में सरकार बैठी हुई है जो मुझे स्वागत करेगी। मेरे हमला करने के बाद मेरी जमानत हो जाएगी, जमानत के बाद मेरा स्वागत किया जाएगा, ये उन्हें मालूम है। इस वजह से फेस दिखा करके उन्होंने अपने आप को हीरो बनाया है। ये कोई नई बात नहीं है, हीरो बनाया है तो ये भी दावा कर देता हूं, चलो बोल देता हूं, ये भी साबित कर देता हूं कि आज जुर्म करना, मुसलमानों के खिलाफ जुर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ जुर्म करना एक मर्दानगी का या एक राजनीतिक पार्टी में घुसने का एक तरीका बन गया है। याद होगा तुमको वो गुर्जर याद है ना, शाहीन बाग में जिसने हमला किया था, लाइव पे हमला किया था, लाइव बना के हमला किया था। याद है कि बार बार लिख रहा था कि मैं निकल चुका हूं, अब हमला करूंगा, अब निकल चुका हूं, अब गन चलाऊंगा, अब निकल चुका हूं, अब गोली मार दूंगा। भूल गए क्या? लाइव में, फेसबुक लाइव करके बताओ मुझे। फेसबुक लाइव पे फेसबुक पोस्ट करने के बाद जा करके हमला कर दे मुसलमानों पर। मैं पूछता हूं, पूरे भारतीय सिस्टम को चैलेंज करता हूं, जमानत कैसे मिली? शाहरुख पठान नाम का एक लड़का, याद है, दंगा हुआ था, उसमें वो पिस्टल लिए खड़ा था, जेल में था, आज भी जेल में है, जमानत नहीं हुई है। जज ने उससे क्या कहा? बड़े हीरो बनते थे ना तुम, रहो जेल में, सड़ो तुम इसी में। ओ जज साहिब, हमको तनिक यहो बता दो कि तुमको गोपाल गुर्जर तुम्हारा दामाद लगता था का? भाई गोपाल गुर्जर तुम्हारा दामाद लग रहा था, उसको जेल में क्यों नहीं रखे? उसको जमानत देने के लिए क्या तुम्हारी बेटी ने कहा था कि अब्बा तनिक उसको जमानत दे दो, हम बड़ा परेशान हैं? जज साहिब, आखिर क्या हुआ था? शाहरुख पठान की गन से गोली निकली नहीं थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बता दिया कि गन तानी थी, गोली नहीं निकली।
लेकिन गोपाल गुर्जर की गोली निकली थी, एक घायल भी हुआ था। शाहरुख पठान आर्मी में जाने की ट्रेनिंग कर रहा था, देश की रक्षा करने के लिए, फिटनेस लवर था, एक नौजवान था। चलो ठीक है, उसको सजा मिली, अच्छा हुआ, ठीक है, मिलना चाहिए था। गन लेकर के खड़ा था, मामूली बात है? नहीं साहब, मामूली बात नहीं। जो हमला करेगा उसकी सजा का क्या हुआ? वो तुम्हारा दामाद? नहीं, दामाद नहीं था। एक और नाम याद होगा तुमको, वो विशाल नाम था, क्या नाम था, वो भी याद था, शाहीन बाग में उसने भी हमला किया था। भूल गए क्या? चलो इसको भी भूल दो। अब एक बात बताऊं, मेरी पिछली वीडियोस अगर तुमने पिछली आईडी खत्म ना कर दी होती तो उसका भी प्रमाण मेरे पास मौजूद था। दिल्ली में बारिश हो रही थी, जज साहिब हमार सुन लो, दिल्ली में बारिश हो रही थी, मुसलमानों का एक प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में। 5 घंटे लाइव किया था एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर ने, 40 आदमियों के साथ शाहीन बाग पहुंचने का दावा कर रहा था। लाइव में मौजूद था, लाइव दिखा रहा था, रास्ता दिखा रहा था, जिस रास्ते से गुजर रहा था रास्ता दिखा रहा था। फला रास्ते से जा रहा हूं, आज इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आज भून डालूंगा। हथियार दिखा रहा था लाइव में हथियार दिखा रहा था और कह रहा था कि जाकर के शाहीन बाग में भून डालूंगा आज। 5 घंटे तक वो लाइव चला था साहब, 5 घंटे चला था। वो यूपी के गाजियाबाद से दिल्ली शाहीन बाग पहुंचते पहुंचते बारिश में जाम लगा हुआ था, वो जा रहा था। फिर उसके साथ सामने कॉल आती है एक पुलिस ऑफिसर की, लाइव पे था, पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है और वो कहता है कि मत जाना, अभी मैं मैनेज कर लूंगा, मैं हटवा दूंगा। फिर कहता है कि आज ही हटवाने की बात करो तो नहीं जाऊंगा। यानी पूरे दम के साथ, पूरे पावर के साथ गोलियों से छलनी करने का दावा करने वाला एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर मौजूद था। 4 घंटे से ज्यादा लाइव में था। मैं पूछता हूं पूरे भारत के सिस्टम से, आप कहां मर गए थे? एहतिशाम रिजवी की लाइव खत्म करने के लिए आप मौजूद हैं? एहतिशाम रिजवी के शब्दों को, अल्फाजों को मैनेज करने के लिए आप मौजूद हैं? एहतिशाम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप मजबूत हैं। लेकिन तब आप कहां मर जाते हैं जब मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के क्राइम करने वाले आजादी से घूमते हैं? मुझे बताएं सरकार, आखिर ये क्यों हो रहा है? हम सबका देश है ना, दावा करते हैं ना साहब कि ये देश हम सबका है, किसी एक का नहीं है। मैं संविधान के लोगों से पूछता हूं, जो वकील हैं, जो जज हैं, जो पुलिस में हैं, वो लोग क्या कहते हैं साहब? नहीं साहब, इंसाफ तो सबके लिए है ना। नहीं, आप सिस्टम पे तो आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, आप सिस्टम पे तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इंसाफ तो सबके लिए। भाई एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, कैसे हम सवाल ना उठाएं? 2 आदमी हैं, दोनों के पास गन मिलती है, एक के गन से गोली चलती है, एक के गन से गोली नहीं चलती है। जिसकी गन से गोली चलती है उसे जमानत दी जाती है और जिसकी गन से गोली नहीं चलती है उसे कैद करके रखा जाता है। क्यों साहब? मैं किसके ऊपर भरोसा करूं? मैं उन जजों पर भरोसा करूं जो राज्यसभा भेज दिए जाते हैं? नहीं, पूछ रहा हूं कि मैं उन जजों पर भरोसा करूं जो राज्यसभा भेजे जाते हैं? मैं उन पुलिस वालों पे भरोसा करूं जो जब चाहे रिटायरमेंट लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके उनके विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं? मैं उनके ऊपर भरोसा करूं? नहीं, मैं किस पर भरोसा करूं? आज भी एक एसएसपी ने रिट्वीट किया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है। मैं इन पर भरोसा करूं? मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस में बैठे लोग खास करके एक धर्म के साथ क्यों जुड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनको क्या शपथ दी जाती है, क्या तरीका सिखाया जाता है, क्या सलीका समझाया जाता है, क्या कानून पढ़ाया जाता है और क्या कानून के रक्षक बनाया जाता है? कैसे ऐसे बनाया जाता है? क्या ऐसे ही बनाया जाता है कि अगर मुसलमान है तो उसकी नसों को तोड़ देना है? क्या यही बताया जाता है? अगर नहीं बताया जाता है तो ये ट्रेनिंग कहां से आती है जो मुसलमानों के खिलाफ ही निकलती है? मैं जानना चाहता हूं कि मुजरिम तो सब बराबर होते हैं ना, तो फिर मुसलमानों के ऊपर खास फोकस क्यों किया जाता है? हिंदुओं को आजाद क्यों? मैं बिल्कुल 2 टूक बोल रहा हूं, क्यों ऐसा किया जाता है? इसका रीजन यह है कि हमारी सरकार ने खुलेआम स्टेज पे खड़े होकर के कहा है कि गर्मी ठंडी कर दूंगा, कहा है कि मुझे मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, कहा है कि इनके घरों पे बुलडोजर चलवाएंगे, और कराया है ये। एक गरीब रिक्शे वाले के घर पे बुलडोजर चलवाया है सरकार ने क्योंकि वो मुसलमान था। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्यों कर चलवाया है। मैं पूछता हूं, मैं आज वो शब्द कहने जा रहा हूं जो किसी की मजाल नहीं होती। राजा भैया नाम लेते टाइम जबान लड़खड़ाती है लोगों की। मैं एहतिशाम रिजवी चैलेंज करके बोलता हूं, राजा भैया मौजूदा सरकार का दामाद है क्या? नहीं कहोगे नहीं है।
मैं कहता हूं है। राजा भैया की बात कर रहा हूं, कोई टुटपुंजे की बात नहीं कर रहा हूं, राजा भैया की बात कर रहा हूं। मजाल है कि एक शब्द कोई बोल दे उनके खिलाफ, मैं बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी क्रिमिनल मेरे लिए बराबर है। मेरे लिए जैसे मुख्तार अंसारी वैसे राजा भैया। तो मुख्तार अंसारी जेल में और राजा भैया बाहर क्यों हैं? राजा भैया किसी के दामाद लगते हैं क्या? क्यों कर अंदर हैं, क्यों कर बाहर हैं? और मुख्तार अंसारी ने कौन सा ऐसा क्राइम किया था जो अंदर है? कहोगे साहब तुमको पता नहीं, फलाने केस में मुख्तार अंसारी अच्छा ठीक है, मान लिया, चलो। तो राजा भैया ने केस नहीं किए हैं क्या? राजा भैया ने हम ये सब काम नहीं किए हैं क्या? गुंडई में राजा भैया का बाप है कोई यूपी में? मुझे बताओ कि कैसे आजाद है, कैसे आजाद है? कोई है? हिम्मत नहीं है। बात यह है कि सीधा मुसलमानों पर हमला करके अपने आप को फेमस करने का तरीका जो सरकार ने बताया है उसको फॉलो किया जा रहा है। और सरकार ने यह कहा है कि अगर चुनाव आए तो मुसलमानों पर हमला करो, अगर स्टेज पे तुमको माइक मिल जाए तो मुसलमानों के खिलाफ बोलो। एक बात बताओ, धर्म संसद में क्या होना चाहिए? मैं एक मुशायरा रखूं, मैं एक धार्मिक प्रोग्राम रखूं और उसके बड़ा बड़ा लिख करके दूं, बड़ा बड़ा लिख करके दूं कि भाई ये धार्मिक प्रोग्राम है। उसके बाद मैं वहां पर कहूं कि फला साहब को मार दूंगा, फला साहब को काट दूंगा, इनसे मार के जीतना है तो गोली मार दो, इनको हथियार से मारो, और ये करो वो करो, ये सब कुछ मैं बोलता रहूं। वो कौन सा धर्म है जो मुझे ये सिखाता है? वो कौन सा ऐसा धर्म संसद है जहां पर यह सवाल किए जाते हैं, यह बताया जाता है कि अगर मुसलमानों से जीतना है तो तुम्हें तलवारों से नहीं जीत पाओगे तुम। अच्छा, एक बात तो मुझे अच्छी लगी भाई, मैं कॉलर ऊंची करके अगर कहूं तुमको पता चल ही गया कि हम जैसों से तुम तलवारों से नहीं जीत सकते, अब तुम्हें चाहिए जर्मन। खैर ये ऐसे अब मेरे समझ में यह आया कि तुम्हारे दिल में वो खौफ है, तुम्हारे दिल में हमारी निगाहों का वो डर है कि तुम मुझे तलवारों से नहीं जीत सकते, तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते तलवारों से। अब तुम लेकर के आए हो मेड इन जर्मन। धर्म संसद में कुछ दिन पहले यह बताया गया था कि तुम तलवारों से नहीं जीत सकते हो इनसे, तुम्हारे पास बेहतरीन हथियार होने चाहिए। मान्यवर जज साहब, मेरी बात सुन लीजिए। हुजूर, हमारी बात नोट कर लीन जाए। हुजूर सुनो, कुछ दिन पहले धर्म संसद में यह बताया गया था कि तुम इनसे तलवारों से नहीं जीत सकते, तुम्हारे पास बेहतरीन हथियार होने चाहिए। हुजूर, आज असद ओवैसी पे जो हमला हुआ है उसमें बेहतरीन हथियार आया था। हुजूर, जर्मन पिस्टल थी। हुजूर हमको बताएं कि इसके लिए किसने उकसाया था? क्या हमने उकसाया था साहब का हमने कहा था? साहब ही बता दो हमको कि जर्मन कैसे मिल गई किसी को। एक जर्मन पिस्टल किसी पर हमले के लिए कहां से मिल गई? जर्मनी से इंडिया में ये पिस्टल कैसे आई, कहां से आई, क्यों आई, और हमले के लिए इनको किसने प्रोवाइड कराई? मुझे बताओ कि ये जर्मन पिस्टल इनको कहां से मिली साहिब, और अगर मिली तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? और साहिब, ये तब मिली है जब एक धर्म संसद में यह कह दिया गया था कि इन पर हमला करना है तो बेहतरीन हथियारों से करो, तलवारों से नहीं मरने वाले। भाई, मरा तो जर्मन पिस्टल से भी नहीं है, अब क्या तोप लाके हमको उड़ाओगे हैं? मैं असलियत बताऊं, हम वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जिसे पाकिस्तान के टैंकर भी नहीं मार पाए। तुम्हारी औकात ही क्या है? हाँ, पाकिस्तानी टैंकर को खत्म कर दिया मुसलमान ने। एक मुसलमान पाकिस्तानी टैंकर को खत्म करने भर की ताकत रखता है, तो भैया तुम मुसलमानों से कैसे निपटोगे? अगर एक सच्चा मुसलमान अपने आप पे आ जाए तो यकीन जानो तुम्हारे पिस्टल भी कोई काम की नहीं है, हाथ कांपेंगे। यानी कि जो आज हमला हुआ है वो हमला प्लान के तहत किया गया है, वो हमला सीधे भारतीय जनता पार्टी के जो ठाकुर साहब हैं
उन्होंने जो कहा था गोली मारो, तो गोली मारी गई है। साहिब हम तो पहले ही कह रहे थे कि इनको जेल में डाल दो, नहीं बड़ी बड़ी बातें करेंगे फिर हमको दिक्कत होगी। साहिब आपने सुना नहीं। साहिब आप हमारी बात सुन लो, क्या आपकी सरकार के मंत्री ने कहा था कि इनको गोली मारो? साहिब आपके धर्म संसद में यह बताया गया था कि इनको हथियारों से मारो, इनको तलवारों से मार नहीं पाओगे। सब कुछ तो वाजे कर रहा हूं साहब, अब भी कुछ बचा हुआ है क्या? आपके धर्म संसद में कहा जाता है कि तलवार से मत मारो, नहीं मरेंगे, हथियार से मारो। पहले कोई आता है और कहता है कि इनको गोली मारो सालों को, फिर ये होने के बाद धर्म संसद चलाई जाती है और कहा जाता है कि नहीं तलवार से मत मारना, नहीं मारेंगे, इनको गोली मारो, इनको बेहतरीन पिस्टल से मारो, और फिर हमला होता है और वो बेहतरीन पिस्टल होती है। अब मैं जानना चाहता हूं भारत सरकार से, विनम्र निवेदन है हमारा भारत सरकार से, इन मुजरिमों को किसने उकसाया ये बता दें। और भारत की भाड़ मीडिया से मैं कहना चाहता हूं, सुन लो बेकुत्तों, सैयद एहतिशाम रिजवी बहुत ज्यादा आहत है भारत के प्रधानमंत्री के बयानों से, बहुत ज्यादा आहत है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से, बहुत ज्यादा आहत है मुख्यमंत्री से। अब बताओ, क्या एहतिशाम रिजवी को हमलावर होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि आहत हो जाओ तो गोली मार दो। समझ रहे हो? आहत होने का मतलब गोली मारना नहीं है। आहत हूं मैं आहत हूं, ये मेरा लहजा बता रहा होगा, ये मेरे अल्फाज बता रहे होंगे। आहत तो हूं मैं, हर दिन हर वीडियो पे मैं आहत रहता हूं। आपकी राजनीतिक पार्टियों के हर चक्रव्यूह से मैं आहत रहता हूं। सत्ता में सरकार कोई भी हो उससे मैं आहत रहता हूं। पता है क्यों आहत रहता हूं? क्योंकि हर सरकार एक मिशन लेके चलती है। मिशन होना चाहिए सबका विकास, लेकिन हमारी सरकारें मिशन लेके चलती हैं एक का सत्यानाश। उसी चक्कर में सत्यानाश तो सबका कर जाती हैं। सत्यानाश सबका होता है, क्योंकि जब गेहूं पिसता है तो घुन बचते नहीं है, और तुम्हारी औकात घुन जैसी है, इससे ज्यादा नहीं है। भाई कहावत ही कह रहा हूं मैं तो, अब बुरा लगे तो मैं क्या करूं। मैंने तो सिर्फ एक कहावत कही है। आप भी जानते होंगे कि गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। अब पीसना मुसलमानों को था, क्या ख्याल है आपका? पीसना मुसलमानों को था, खत्म मुसलमानों को करना था, रोजगार खत्म मुसलमानों का करना था। तो भैया सबका कैसे खत्म हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि घुन भी पिस गए साहब? गेहूं कौन है और घुन कौन है ये मैं क्यों कहूं? अब मुझे बताओ कि तुम्हारे रोजगार कैसे खत्म हुए। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए ऑक्सीजन कैसे नहीं मिला। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए बच्चों का एजुकेशन सिस्टम कैसे फ्लॉप हो गया। मुसलमान के बच्चे ना पढ़े इसलिए मदरसों में सीसीटीवी लगा दिया। मुसलमान के बच्चों को क्या भाषा क्या बताया था वो क्या सिखाया जाता है? हिंदुओं के खिलाफ नफरत करना है। अरे मुसलमान अपने बच्चों को मदरसों में कुरान के साथ, कुरान का मतलब जानते हो, कुरान के साथ बिठाता है, और तुम कहते हो कि नफरत सिखाता है। चलो तुम्हारी मान लेते हैं, नफरत सिखाता होगा, हैं? मान लिया, तुम्हारी बात मान लिया, नफरत फैलाता है, नफरत सिखाते हो। भाई हमारे जो टीचर होते हैं वो हमें नफरत सिखाते हैं। एक बात बताओ, सिर्फ मदरसे से निकले बच्चे ही आतंकवादी क्यों नहीं होते हैं? आज तक देखा है कि मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा कोई आतंकवादी निकल जाए? अगर है तो मुझे बताओ, मार्कशीट सहित बताना, मार्कशीट सहित बताना, मैं बताऊं कहां कहां से आतंकवादी निकलते हैं, बताऊं? एक मशीन है जहां के समर्थन, उस मशीन के समर्थन कर, यानी उस मशीन को टच करने वाला भी आतंकवादी बन जाता है। एक मशीन है जिसे टच करने वाला आतंकवादी बन जाता है। मैं बताऊं मशीन का नाम? सुनना चाहोगे? ये गोपाल गुर्जर किसका समर्थक था? है? पता है? नहीं। अच्छा, वो हमला करने के बाद जब निकला था तो स्वागत किसने किया था उसका? माला किसने किया था? माल्यार्पण किसने किया था उसका? ओह, ये तो किया था सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने। तो क्या सत्ताधारी पार्टी में बैठे जो लोग भाषण दे रहे हैं कि गोली मारो,
मार भगाओ, काट डालो, कब्रों से निकाल कर बलात्कार करो, ये सब कुछ कहने वाले मदरसे से निकले थे? नहीं। तब पता चला कि ये सब के सब एक राजनीतिक पार्टी से निकले हुए लोग हैं, एक राजनीतिक पार्टी के समर्थक लोग हैं। तब ये पता चलता है कि एक राजनीतिक पार्टी है जो उग्रवादियों को पैदा करती है, जो आतंकवादियों को पैदा करती है। एक बात पूछना था, उस जगह पर जहां परिंदा पर ना मार सके, 300 केजी आरडीएक्स एक गाड़ी में कैसे आ गया था? क्या कोई मदरसे में पढ़ने वाला उस सिक्योरिटी का इंचार्ज था क्या? नहीं। नहीं। तुमने तो कैमरे भी लगवा दिए मुसलमानों के मदरसों में। अब तक कितने आतंकवादी पकड़े वहां से? झंडा भी फहराया जाता था, झंडा फहराया जाता है, झंडा फहराया जाता रहेगा। राष्ट्रगान हमेशा रहता था, रहता है, रहता रहेगा। देश का संविधान बताया गया था, बताया गया है, बताया जाता रहेगा। तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां झंडा नहीं फहराया गया? ऐसी कौन सी जगह है जहां राष्ट्रगान नहीं होता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां इंसानियत का पैगाम नहीं दिया जाता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां लाठी डंडे और हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है? भाई एक जगह बुक पढ़ाई जाती है, एक जगह बुक पढ़ाई जाती है, हाथ में कलम रहती है, झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगान पढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ चले आओ आरएसएस में, मैं आ गया। आपको जहां लाना था मैं आ गया। दूसरी तरफ आपको लाके खड़ा कर रहा हूं आरएसएस के नीचे। नागपुर में झंडा नहीं फहराया जाता था जो अब फहराया जाता है दुनिया को दिखाने के लिए। नागपुर में झंडा क्यों नहीं फहराया गया, मैं जानना चाहता हूं। नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है, हाथों में हथियार रहते हैं, लाठी रहती है, डंडा रहते हैं। क्यों भाई? इस देश में इंसानियत का पैगाम देने वालों में से तुम अगर थे तो तुम्हारे हाथ में हथियार क्यों है? तुम्हारे हाथ में लाठी डंडा क्यों है? कोई मुझे बताएगा ये लाठी डंडा का किस काम का है? ये झंडा फहराने के लिए डंडे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डंडा एक ही जगह मौजूद रहता है। समझ रहे हैं? वो झंडा लेकर के घूमा नहीं जाता है, हैं? समझ रहे हैं? और होता भी है तो इतना बड़ा। हर इंसान के हाथ में झंडा नहीं, सिर्फ डंडा रहे, गन रहे, गन्स की ट्रेनिंग दी जा रही हो। हैदराबाद में इससे पहले एक विधायक है, वहां का एक राजा सिंह नाम का एक अजीब सी शक्ल, सुअर जैसी शक्ल उसकी है, कुत्ते जैसा भौंकता है, वो एक विधायक है, जनप्रतिनिधि है, विधायक है। उसने ट्रेनिंग दी, उसने ट्रेनिंग दी। और ये कब ट्रेनिंग दी? जब शाहीन बाग चल रहा था, फेसबुक लाइव करके, ऑनलाइन फॉर्म भरवा करके, और ये कह करके कि मुसलमानों से लड़ने के लिए अगर तुम्हें हिम्मत की जरूरत है तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आओ। मान्यवर, भारत में कोई ऐसा रूल है, भारत के संविधान में कोई ऐसा रूल है जिसके तहत मैं एक ट्रेनिंग सेंटर खोल सकूं और ये कह सकूं कि फलाने को मारना है तो हमसे ट्रेनिंग लेके जाओ? नहीं है ना? तो आपने उसको क्यों आजादी दी है? मैं पूछता हूं, आपने आजादी क्यों दी है? अच्छा, एक और एक नमूना था, वो कौन सा नमूना था? वो उपदेश राणा नाम का एक नमूना था। अभी गायब है, पता नहीं कहां है, किस राजनीतिक पार्टी में मिला है, मुझे नहीं पता कि अभी कहां है वो। लेकिन उपदेश राणा नाम का एक नमूना था, ऑनलाइन फॉर्म भरवाता था और हथियार प्रोवाइड करवाता था। शुक्रिया भाई। ऑनलाइन हथियार प्रोवाइड करवाता था वो, मुसलमानों को मारने की सुपारी देता था वो। एक नहीं 1000 लाइव में मैंने उसके स्क्रीनशॉट तुमको दिखाए हैं। शुक्रिया सरफराज भाई। एक नहीं 1000 बार मैंने दलील, सबूत, सब कुछ पेश किया है। और एक बात बताऊं, हमारी वीडियो देख करके जज साहिब ने दिल्ली में फैसला सुनाया था। रवीश कुमार ने मुझे मुबारकबाद दी थी कि तुम्हारी वीडियो देख करके जज साहब को यह पता चला कि सच में सबूत कहां है। धन्य हो महाराज, आप जज हो, साहिब हो हमार, हैं? आप हमार गुरु हो साहिब, हैं? अन्नदाता हो हमार साहिब, आप यही कहते हैं ना। आपको भी वीडियो की जरूरत पड़ गई ना, वीडियो को आधार नहीं माना उन्होंने। ये कहा कि ये वीडियो आधार नहीं है, लेकिन जो दलील है, जो दलीलें हैं, जो सबूत इसमें दिखाए गए लाइव टेलीकास्ट में, जो सबूत लाइव टेलीकास्ट में दिखाए गए हैं वो काफी हैं इन लोगों को बाइज्जत बरी करने के लिए। महाराज,
हम बगैर दावे के कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। और यही वजह है कि हमारी आईडी खत्म कर देने का ठेका उठा लिया है सभी राजनीतिक पार्टियों ने। मजे की बात यह है कि तब भी हम नहीं रुकते हैं, और इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। हम आपके साथ चलेंगे, आप हमारे साथ बिल्कुल ना चलना। मुसलमानों को 1000 बार समझाया मैंने, जिस मामले पे मुझे पलट के गालियां मिली मुझे कोई बुरा नहीं लगा। हिंदुओं को 1000 बार मैंने समझाया, लेकिन पलट के मुझे गालियां मिली, मुझे कोई असर नहीं हुआ। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे लिए मुसलमान और हिंदू मायने नहीं रखता है। मैं ये बोलता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो सबके लिए बोल रहा हूं। आज असद ओवैसी के लिए बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि असद ओवैसी की ही बात नहीं है, यह हर एक उस इंसान की बात है जो मुसलमान है, हर एक उस इंसान की बात है जो शेरवानी पहनता है, हर उस इंसान की बात है जो कुर्ता पजामा पहनता है, हर उस इंसान की बात है जो सर पे टोपी रखता है, हर उस इंसान की बात है जिसका नाम मुसलमान है। ये असद ओवैसी पर बार बार हमला करना इस बात की दलील है कि भारत में मुसलमान महफूज नहीं रह सकता, और यह सच है। बार बार मॉब लिंचिंग की गई है मुसलमानों की। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? जो मुसलमान जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो आज हमसे कहेंगे अरे मैं तो महफूज हूं। हां भैया महफूज हो, क्योंकि तुम किसी राजनीतिक पार्टी के कुत्ते बन के महफूज हो। किसी राजनीतिक पार्टी का पट्टा अपने गले से निकाल दो, महफूजियत खत्म हो जाएगी। अगर तुम महफूज हो तो इसलिए क्योंकि किसी को गुलामी कर रहे हो। आजाद रह के देखो, महफूज नहीं रहोगे। राजनीतिक पार्टियों की मुखालिफत करके बैठो, राजनीतिक पार्टियों से सवाल करना शुरू कर जाओ, देखता हूं महफूज रहोगे। नहीं रह सकते महफूज तुम। इसलिए महफूज नहीं रह सकते क्योंकि राजनीतिक पार्टियां स्टेज पे खड़े होकर के बाकायदा माइक लेकर के अनाउंस करती हैं और बार बार ये कहती हैं कि साहब इनको पहचानो, इनको ये उनको वो। मतलब हर बार हमारी पहचान तुमको कराई जाती है कि इनको मारना है। धर्म के प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम होते हैं। धर्म संसद उसी को तो कहते हैं। भाई मैं गलत हूं तो महाराज माफ करना हमको। धार्मिक प्रोग्राम किसको कहते हैं? धार्मिक प्रोग्राम क्या होता है? धर्म संसद क्या होती है? धर्म संसद मायने क्या होते हैं? भाई धर्म संसद के मायने मैं तो यही जानता हूं, किसी धार्मिक प्रोग्राम का हिस्सा। वो जगह धर्म संसद वो जगह है जहां धर्म के बारे में बातचीत हो, धर्म के सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे धर्म का ये होता है ना कि भाई जैसे संसद होती है कि देश चलाने के लिए जो कानून पास होते हैं वो सब पास होते हैं। तो धर्म संसद में क्या होता है? अपने धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार होना चाहिए। अपने धर्म के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर विचार होना चाहिए। तो महाराज ये विचार कैसे होने लगा कि इनको तलवार से नहीं जर्मन पिस्टल से मारना? तो फिर भैया जर्मन पिस्टल से मारने की बात धर्म संसद में हुई थी हैं? तो फिर और सुनो, एक बात कहता चलूं, कमेंट्स पे निगाह पड़ गई इसलिए, हालांकि मैं कमेंट्स देख नहीं रहा था लेकिन निगाह पड़ गई, कभी कभी पड़ जाती है तो मैं बोल देता हूं। अगर तुम्हारे नाजायज बापों में इतनी हिम्मत है, शब्द को सुनना अपने कानों से और दूसरे से निकालना मत, अपने दिमाग में रखना और उसको घुमाना। अगर तुम्हारे नाजायज बापों में हिम्मत है, एक तो है नहीं तुम्हारे तमाम है, अगर तुम्हारे नाजायज बापों में हिम्मत है तो मेरी दलीलों का जवाब लेके आए। कुत्ता भौंक रहा है, सुअर भौंक रहा है कहने से कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे सवाल का जवाब दो अगर मजाल है तो। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं और नेक्स्ट टाइम भी कहता रहूंगा। जिसके पास कोई सवाल का जवाब ना हो वो ऐसे ही दुम दबा के कुत्ते की तरह भागता है, और तुम लोग कुत्तों की तरह भौंक रहे हो खाली कमेंट्स में। अगर तुम्हारे माँ ने तुमको पैदा किया है, अगर तुम्हारे बाप की इतनी हिम्मत है, अगर तुम्हारी नसों में खून बह रहा है, हां गटर का, गंदी गटर का पानी नहीं है, तो आओ मेरे सवालों का जवाब दो। असद ओवैसी पर हमला भारत सरकार द्वारा बनाए गए आतंकवादियों ने किया है, मैं कहता हूं। जवाब दे दो मुझे। कह दो कि नहीं किया है, कह दो कि गलत है, ये कह दो कि गलत कह रहा हूं मैं, कह दो, दलील दे दो कि साहब ये गलत है। भाई एक बात बताओ, किसी आईडी पर या किसी चीज का एप्लीकेशन भरने पर एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म पर मेंशन किया होता है कि आप किस कंट्री से हैं। मैं पिछली लाइव में बोल चुका हूं और आज फिर बोल रहा हूं इस बात को, किस कंट्री से हो उस पर आपको टिक करना होता है कि इंडिया, नेशनलिटी इंडिया है तो इंडिया ही आप टैग करेंगे ना। ठीक, आप किस धर्म से हो यह पूछना क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो पूछ लिया।
अब तो यह भी पूछा जाता है कि आप किस जाति के हो। पहले आपको देश के नाम पे बांटा गया, फिर आपको धर्म के नाम पे बांटा गया, अब आपको जातियों के नाम पे बांटा जा रहा है। मतलब इस देश में विकास की बात नहीं हो सकती। अच्छा, 2022 चुनाव चल रहे हैं ना, बढ़िया चल रहे थे, मुद्दों पे बात हो रही थी। मैं बड़ा खुश था कि 2022 इस बार जो है विकास के नाम पे चुनाव हो रहा है। एक सीएम आता है किसी सत्ताधारी सरकार का, सत्ताधारी पार्टी का एक सीएम आता है और कहता फलानवा के तो हम गर्मी निकाल देंगे। ओ भैया, ये गर्मी अगर तुम कहीं और निकाले होते तो आज तुम्हारे बच्चे विधायक होते। जो है ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो विधायक कहां से होंगे? तो गर्मी निकालने की जगह कहीं और थी, तुम निकाल कहीं और रहे हो। तुमने बताया शिमला बना देंगे। ओ महाराज, गर्मी में शिमला ना बनाओ, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दो। कहा से कि हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है। अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा सकते हो तो तुम का फिर गर्मी में शिमला बनाओगे? तुम्हारी हैसियत नहीं है। और महाराज बताएं, अगर तुम आइस फैक्ट्री लगवा भी दोगे और गली गली सड़क पे आइस बिखरवा भी दोगे तो वो भी हमारे टैक्स के पैसे से। अगर तुम्हारे बाप में इतनी हिम्मत है, अगर तुम्हारे बाप में इतनी हिम्मत है तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से आइस पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बिखरवा दो, बनवाई दो शिमला एक बार इसको तो है। लेकिन जयंत यादव ने जो कहा वो सही कहा कि चर्बी बढ़ी है। बात यह है, असल में मामला यह है कि चर्बी बढ़ गई है। और चर्बी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि तुमने कंट्री के नाम पे बांटने के बाद अब धर्म के नाम पे बांट दिया है। तुम सक्सेस हो गए हो उस चीज में। ओवैसी पर हमला नहीं हुआ है, एक मुसलमान नागरिक पर हमला हुआ है, जो भारत में बहुत आसान है। अरे कहो ये कि मॉब लिंचिंग करने की औकात नहीं थी। अगर ओवैसी की जगह कोई ये सीधा साधा कोई ये सिंपल मुसलमान होता तो उसकी मॉब लिंचिंग की जाती। हाँ, उसकी मॉब लिंचिंग की जाती। उसकी मॉब लिंचिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसके साथ 50 आदमी और थे और वह सीधे स्टेज पे खड़ा होकर कहता है कि अगर मरने का नंबर आएगा तो 2 को मार के मरना, ये कहता है। तो तुम जो है उससे डरते हो। सामने आके अगर मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करोगे तो जानते हो जिम वो भी करता है, एक कान के नीचे रखेगा तो बिखर जाओगे, वहीं चिपक जाओगे जमीन में। इसलिए तुमने सोचा कि अब ये ना अपनाते हुए जो हमारी धर्म संसद में बताया जाता है हम उसको माने। और तुमने धर्म संसद की बात को इंपॉर्टेंस दी। दावा कर रहा हूं, धर्म संसद की बातों को इंपॉर्टेंस दे करके ये इंसान हमला करने आए हैं। धर्म संसद के मैसेज को आगे बढ़ाने का काम किया है। और यकीन जानो 4 दिन के बाद, 4 दिन भी नहीं बीतेंगे, उन नागरिकों को, उन मुजरिमों को, उन आतंकवादियों को, उन उग्रवादियों को इनाम की घोषणा कर दी जाएगी। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं। 1 हफ्ते के अंदर इन लोगों के खिलाफ बोलने वाले कम, इनके सपोर्ट में बोलने वाले ज्यादा और इनके समर्थन में इनको इनाम देने वाले आ जाएंगे सड़कों पर। भैया आ तो गए थे बलात्कारियों को भी इनाम देने वाले, आ तो गए थे बलात्कारियों को भी इनाम देने वाले। क्या ख्याल है तुम्हारा साहब? अच्छा, मैंने सुना था कि उत्तर प्रदेश से गुंडे भाग गए हैं। ओ महाराज, अगर गुंडे भाग गए हैं तो आज हमारे ये गांधीवादियों ने तो हमला नहीं किया होगा, तो हमला किसने किया है? इसका मतलब ये कि गुंडे भाग गए हैं, बेशक आपकी अगर माने, और भाग के कहां गए हैं? आपकी पार्टी में गए हैं। भाग के कहां गए हैं? आपके घरों में छुपे हुए हैं। अब आप निकाल रहे हो एक एक करके उन पर हमला करने के लिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं साहब? अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। अच्छा, कितनी मिर्ची लग रही होगी ना मेरे अल्फाजों से, मेरे शब्द से, मेरे लहजे से, कितनी मिर्ची लग रही होगी। अपने नाजायज बापों से कभी मेरे बारे में पूछा है? अरे डरते तो तुम्हारे बाप, जो नाजायज बाप हैं, वो भी मुझसे डरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते हैं यार। सीरियसली नहीं होते उनके पास मेरे सवालों के जवाब। अरे ऐसा बाप ही क्यों बनाओ जो मुझसे डर जाए? ऐसा बाप नहीं बनाने का। बाप एक होता है जो पैदा करता है। हाँ, ये बीच बीच में आकर के उचक के फुदक के आ गए, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमने कहा हाँ तुम हमारे बाप। ऐसे नहीं बनाते हैं बेटा, गलत बात है। बाप बनाना ही है तो किसी शेर को बनाओ। हाँ,
क्यों फालतू में तुम इन कुत्तों को अपना बाप बना करके अपनी मां को गाली देते हो? क्या ख्याल है? खैर, हाँ मैं तो हूं, मैं तुम लोग दलील दे रहे हो तो शायद हूं मैं। अच्छा, शब्द बोलने वाला एक आदमी जो सिर्फ शब्दों से तुमको हिला डालता है, तुम्हारे नाजायज बापों को हिला डालता है, वो ठहरा आतंकवादी। यानी मैं, मुझे देख लो कितने लोग लिख रहे हैं आतंकवादी। मैं हूं आतंकवादी, है ना? तुम्हारा देखा जाए, तुम्हारे नजरिए से देखा जाए तो मुझे आतंकवादी साबित कर दोगे। दलील नहीं है कोई तुम्हारे पास, सबूत नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए मुझे आतंकी कहते हो। हम तुमको कहते हैं आतंकी, हम तुम्हारी सरकार को कहते हैं आतंकवादी, हम तुम्हारी राजनीतिक पार्टियों को कहते हैं आतंकवादी। सब कुछ दलील के साथ, सबूत के साथ। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले आतंकवादी नहीं तो कौन है और किस पार्टी से हैं? किसानों, महाराज सुनो हमारी बात, महाराज हमको गाली मत दो, महाराज हमारी सुनो। किसानों पर गाड़ी चलाने वाले किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? क्या हैं वो? मुसलमानों पर गोलियां चलाने वाले किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? कौन है वो? बताओ मुझे। ओके, बताओ मुझे। मुसलमानों पर हमला इसलिए होता है क्योंकि देश हमारा है, हम इस देश के मालिक। अबे गधों, देश के मालिक तुम नहीं हो। हमारे पास थे दो ऑप्शन, या तो पाकिस्तान चले जाओ या तो भारत में रहो, या तो मुस्लिम देश में चले जाओ या तो भारत में रहो। हमने किया भरोसा गांधी पर, हमने अपने विचार रखे गांधी के सामने, हमने गांधी के विचारों को अपनाया, एक ऐसा खूबसूरत देश बनाया जहां हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग आए। हमने दुनिया को यह समझाया, दुनिया के मुंह पे जूता मार के यह बताया कि भारत वो देश है जहां हिंदू मुसलमान साथ में है। हमारे पास मौका था, हम पाकिस्तान चले जाते मगर नहीं गए, यानी कि ये हमारी चॉइस है। भारत मुल्क जो है वो हमारी चॉइस है। हमारे पास ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान जा सकते थे, नहीं गए। ये हमारी अपने मुल्क से मोहब्बत है कि हम नहीं गए, क्योंकि ये घर हमारा है और घर मालिक घर नहीं छोड़ता। समझ रहे हो? घर मालिक घर नहीं छोड़ता। अब जब हमारा घर है और हमसे आकर के कोई कहे कि साहब तुम चाहो तो यहां रहो और चाहो कि पड़ोसी घर में रहना चाहो तो वहां रह लो, तो हम कहेंगे ओ भैया, हम अपने घर में बहुत महफूज हैं, हम अपने ही घर में रहेंगे, हमको बड़ी खुशी मिलती है अपने घर में, हम यहीं रहेंगे। हम नहीं गए, मगर फलाने तो अपना घर दे रहे थे ना कि भैया तुम चले आओ हमारे घर में रहो, तुम ले लो हमारा घर। हमने मना कर दिया, हमने कहा नहीं चाहिए तुम्हारा घर हमको, हमारा घर हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, हम अपने घर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसकी दरो दीवार से, इसके नागरिक से, इनके घर में रहने वालों से, इस घर की हर एक चीज से मुझे बड़ी मोहब्बत है, हम अपना घर नहीं छोड़ सकते। हमने अपना घर नहीं छोड़ा। हमारे घर में रहने वाले नागरिक, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप, उनको हमने नहीं छोड़ा। हमारे देश की हर एक जमीन की मिट्टी से लेकर के हर एक चीज से मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि हमने अपना मुल्क नहीं छोड़ा। हमारे पास ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान चले जाते, मगर हम नहीं गए। आपके पास क्या ऑप्शन था? आपके पास कोई ऑप्शन था? नहीं। आपकी मजबूरी थी भारत? हां। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, इंडिया, भारत, इसके सिवा कुछ नहीं। दूसरा ऑप्शन आपके पास यह था कि आप अब इन मुसलमानों से नफरत करें, आप उस भारत में ना रहें जो हिंदू मुसलमान एकता का भारत है, आप उस भारत को वो भारत बना दें जो मुसलमानों से नफरत करने वाला बन जाए। आपने दूसरा ऑप्शन चुना और आपने कहा कि हम इस देश को नफरत का बाजार बना देंगे। आपने इस देश को नफरत का बाजार बना दिया। आपने गोडसे की पूजा की। कोई मुसलमान गोडसे की पूजा करे, अरे जूतों से मारूं मैं, मैं एहतशाम रिजवी, मैं जूतों से मारूंगा उस मुसलमान को जो गोडसे की पूजा करेगा। अब महाराज आप लोग बताएं, अब जो गोडसे की पूजा करते मिले
चलिए उसको जूतों से मारा जाए, क्योंकि पहला आतंकवादी भारत, आजाद मुल्क, आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे था और वो मुसलमान नहीं था। क्या कहते हो? आजाद मुल्क का पहला आतंकवादी गोडसे था और वो मुसलमान नहीं था। गांधी को मारने वाला अगर मुसलमान होता तो हमें मुसलमानों को इंडिया में रहने की इजाजत छोड़ो, हक छोड़ो, सब कुछ छीन लिया जाता और हमें मार दिया जाता, खत्म कर दिया जाता। अगर किसी माई के लाल में जवाब है तो जवाब दे, हमें गालियां देने से जवाब नहीं मिलेगा। किसी माई के लाल में जवाब है तो जवाब दे, वरना फायदा ही नहीं तुम्हारा। तो वैसे एक बात बताऊं, जो लोग गालियां लिख रहे हो ना, बड़ा आदी हूं इन चीजों का। मैंने जो बीड़ा उठाया है उसमें इन जैसे कुत्तों को संभालना मुझे आता है। अरे तुम सच्ची बताएं, राजस्थान के एक एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइजर हैं आरएसएस के, राजस्थान के। ओके, बता देना। लीगल एडवाइजर हैं एक राजस्थान के आरएसएस के। हाँ, आरएसएस के लीगल एडवाइजर हैं। उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा है कि भाईजान, मैंने आपकी दलीलें सुनी। पहले तो मैं बड़ी नफरत करता था आपसे, मैंने आपकी दलीलें सुनी, मैंने आपके वीडियोस सुने, मैंने आपके विचार सुने। उसके बाद मैंने कहा कि इनके जवाब लाओ। मैंने अपने ही बटालियन के लोगों से कहा कि इस एहतिशाम रिजवी को मुझे जवाब देना है, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका। मैंने लिखा, मैंने कॉपी बनाई, मैंने तुम्हारी दलीलों को महफूज किया और लिख करके आरएसएस के ऑफिस में ले जाकर कहा कि इनके जवाब दे दो, मुझे एहतिशाम रिजवी को जवाब देना है। उन्होंने कहा छोड़ो इसको, कुत्ता है भौंकने दो। मैंने कहा कुत्ता है भौंकने दो, ठीक है, मगर मुझे जवाब देना है, मैं उत्सुक हूं। इन्होंने कहा सच में मेरे पास इसके सवालों के जवाब ही नहीं है, मेरे पास इसके सवालों के जवाब ही नहीं है, निकल लो। तब उस वकील ने मुझे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करके मुझसे कहा था कि भाईजान, मुझे अपना दुश्मन मत समझना, मैं लीगल एडवाइजर हूं आरएसएस का, राजस्थान का रहने वाला हूं, एडवोकेट हूं, लेकिन कभी भी वक्त पड़े तो मुझे याद कर लेना, क्योंकि मैं आपकी बातों से सहमत हूं। समझ रहे हो? तो बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है, बताओ तुम्हारी औकात क्या है। अरे वो तुम्हारी ठाकुर याद है? वो कौन सी ठाकुर है? एक नाम नहीं लूंगा, महिला है। वो महिला मुसलमानों के खिलाफ बड़ी नफरत घोलती थी, बड़ी नफरत घोलती थी। ठाकुर कह दिया है, बाकी तुम खुद सब समझ जाना। एक महिला ठाकुर, सोशल मीडिया पर एक्टिव, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बहुत भरपूर, आरएसएस के समर्थन में भरपूर, सब कुछ ठीक। और उसके बाद उसने ऑडियो मैसेज भेज करके ये कहा है कि साहब, हम आपको गालियां देते फिरते हैं, मुसलमानों से, हिंदुओं से कहते फिरते हैं कि मुसलमानों को मारो। लेकिन यहां तो मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी आपके लिए और ये कहा था कि एहतिशाम रिजवी की बातों में कभी कभी सच्चाई होती, कभी कभी सच्चाई होती है, मैंने कहा था। और लोग मुझे ही कह रहे हैं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हारा बलात्कार कर दूंगा और पता नहीं क्या क्या। ओ भैया, तुम्हारी बहन है वो, तुम्हारे धार्मिक बहन है तुम्हारी वो, उसका भी बलात्कार इसलिए कर दोगे क्योंकि वो एहतिशाम रिजवी के सपोर्ट कर रही? महाराज, अपनी बहन का रेप कर दोगे? क्या बात करते हो यार। नहीं यार, ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं। यकीन नहीं हो रहा है, हैं? और सुनो, और बताऊं, तुम्हारी बहनें, हां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी धार्मिक बहनें हमारा साथ इसलिए देती हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे विचार आतंकी नहीं हैं। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, बल्कि इस देश के सिस्टम को बदलने के लिए अपनी जान लगा के रखा हूं। मालूम है? मैं बताऊं, एडवोकेट, आईएएस स्टूडेंट या और भी बहुत कुछ जो मैं अपने शब्दों से बोल नहीं सकता, मैं प्रूफ नहीं कर सकता, वरना तुम लोगों को क्या भरोसा, तुम लोग उसका भी बलात्कार की बात करने लग जाओगे। कोई भरोसा नहीं। वो हमारा समर्थन सिर्फ इसलिए करती हैं, वो हमारी आवाज इसलिए बनती हैं, वो हमें एडवाइस इसलिए देती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो करना चाहते हैं वो देश के हित में है। और सच बताऊं, हमारी लीगल एडवाइजर की बात अगर की जाए, लीगल एडवाइजर की बात की जाए, वो भी मुसलमान नहीं है। हां, लीगल एडवाइजर वो भी मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। अब बताओ मुझे, जिस देश को तुम हिंदू मुसलमान में बांट देना चाहते थे, उस देश में कैसे बांटोगे हिंदू मुसलमान को? कैसे बांटोगे? कई बार ऐसा होता है कि जबान हमारी और शब्द उनके होते हैं। बोलो, अब क्या करोगे उनका? जबान हमारी होती है,
शब्द उनके होते हैं, हिंदू धर्म को हैं, हिंदू धर्म से हैं, पढ़ी लिखी काबिल हैं, 2% की तुम्हारी तरह नहीं, एक हैसियत, एक इमेज, एक सफलता, ऐसे लोग, उनके शब्द मैं बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? यहां पर राज श्रीवास्तव भाई हैं, पूछो राज भाई से, पूछो मैं कितना बड़ा आतंकवादी हूं, ये जानते हैं। बाकी बहुत सारे यहां लोग हैं, उनसे पूछो मैं कितना बड़ा आतंकवादी हूं। जो लोग मुझे पहली बार सुनते हैं वो मुझे आतंकवादी ही समझते हैं। वो ये समझते हैं ये दाढ़ी रखे है इसलिए ये आतंकवादी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बता रखा है कि इनकी पहचान कैसे करनी है। सच्ची बताएं, अगर किसी की पहचान करनी है तो अपने मुसीबत के वक्त उसे याद करके देखो। जब तुम मुसीबत में फंसे हो तब उसे याद करके देखो। और एक बात बताऊं, असद ओवैसी का घराना हैदराबाद का रहने वाला है, सबको पता है। जो काम हैदराबाद में जब बाढ़ आई थी असद ओवैसी के परिवार ने किया है, अकबर ओवैसी और असद ओवैसी ने, मैं कायल हो गया उनका। मैं अकबर ओवैसी की 1% समर्थन नहीं करता हूं, 1% उनके शब्दों को नहीं मानता हूं। मैं हमेशा अकबर ओवैसी के बयानों का खंडन करता हूं, मैं हमेशा असद ओवैसी के खिलाफ बोलता हूं। लेकिन हैदराबाद में जब बाढ़ आई थी, तेलंगाना में जब बाढ़ आई थी, तेलंगाना में जब कोरोना आया था, तो असद और अकबर ओवैसी जैसा काम किसी ने नहीं किया है। मजाल है कोई करके दिखा दे। उस बंदे को तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमेशा उस बंदे को मैं देखता हूं कि एक हाथ रखे रहता है बंदा पेट के पास, यानी उसे कुछ प्रॉब्लम। कई बार वो एडमिट रहा है, कई बार अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई है, मुझे मालूम है ये बात। मुझे नहीं पता कौन सी बीमारी है, आई डोंट नो, बट ऊपर वाले से दुआ है कि उस बंदे को सलामत रखे, क्योंकि उस बंदे की जरूरत है उन लोगों को जो भूख से तड़प रहे हैं। जिस तरह से बड़े बड़े टैंकर भर के अनाजों को भेजा है उन लोगों ने, मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं उनका। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किस धर्म से आते हैं, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम धर्म क्या कहता है ये अगर जानना है तो किसी सच्चे मुसलमान के पास जाना, तब पता चलेगा। हिंदू धर्म को अगर फॉलो करना है, हिंदू धर्म को अगर जानना है, तो किसी अच्छे हिंदू के पास जाना, तब पता चलेगा तुमको। दूसरों की लूट के खाने वाले हिंदू के पास जाओगे तो हिंदू धर्म के बारे में नहीं जान पाओगे। दूसरों का लूट के खाने वाले मुसलमान के पास जाओगे तो मुसलमान का इस्लाम का मतलब नहीं समझ पाओगे। इसलिए कहता हूं कि टुटपुंजियों के पास मत जाया करो, उनके पास जाया करो जिनके पास दलीलें हुआ करें। ठीक है, उनके पास जाया करो जिनके पास दलीलें हुआ करें। तुम्हारे नेताओं ने तुमसे क्या कहा? तुमसे कहा कि गोली मारो सालों को। तुम्हारे नेताओं ने तुमसे कहा कि अपने बच्चों को स्कूल भेज दो? नहीं कहा। जिम खोल दिया, डांस बार खोल दिया, स्कूलों को बंद कर दिया। तुमने पूछा क्यों बंद कर दिया? नहीं। फीस बढ़ा दिया, फिल्म के टिकट नहीं बढ़ाया। क्या बढ़ाया? स्कूल की फीस। क्यों? किताबें बढ़ा दी, किताबों का पैसा बढ़ा दिया। शराब की बोतलें नहीं बढ़ाई। क्यों? शराब की बोतल का प्राइस क्यों नहीं बढ़ा? स्कूल की किताबें क्यों बढ़ गई? रीजन क्या था? क्योंकि तुम्हारे बच्चे जाहिल रहेंगे तभी तो हथियार उठाएंगे ना। अगर जाहिल नहीं होंगे तुम्हारे बच्चे तो हथियार कैसे उठाएंगे? मुसलमानों को मारने के लिए एक लश्कर की जरूरत है, एक फौज की जरूरत है, एक सेना की जरूरत है। और वो सेना, वो लश्कर, वो फौज तभी बन सकती है जब आप जाहिल रहोगे। मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत ठंडे दिमाग से आपको समझा रहा हूं। मुसलमानों को खत्म करने के लिए एक फौज, एक लश्कर, एक सेना की आवश्यकता है। सच में ये यकीनी बात कह रहा हूं मैं। आप पूछना अपने नेताओं से और अपने धर्म संसद के नेताओं से पूछना, वो बताएंगे आपको कि एक मजबूत सेना की आवश्यकता है मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। हाँ, तो भाई मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए एक मजबूत सेना की जरूरत है जो सुने ना, बस हमलावर हो जाए। सेनाध्यक्ष की बात सुने और हमलावर हो जाए। और ऐसा वो ही इंसान कर सकता है जो जाहिल होगा, जिसके दिमाग में गोबर भरा होगा, जो अपनी सोच नहीं रखता होगा। अगर वो पढ़ा लिखा काबिल होगा तो वो सवाल कर लेगा। अगर पढ़ा लिखा काबिल होगा तो वो सवाल कर लेगा कि हम बेगुनाहों को क्यों मारें? बताओ।
हर 15 मिनट वाले हर 5 मिनट में पिट रहे हैं, इस बात का जवाब जरूर दूंगा। इस बात का जवाब जरूर दूंगा। कुशवाहा इंद्रजीत कुमार, सबसे पहले कुशवाहा जी आप ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं और वो किस क्लास से पढ़ते हैं और किस स्कूल में पढ़ते हैं। देखो मैं बोल यहाँ रहा हूं, लेकिन जहन में अपने रख के अपने महसूस करना मेरे भाई, महसूस करना कुशवाहा भाई, महसूस करना इस बात को। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, शर्म नहीं आती है आपको? आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां गोली खेलते हैं, जा करके जहां टाटपट्टी पे बैठते हैं, बोरी बिछा के बैठते हैं। आपके बच्चे मिड डे मील का स्कूल का खाना खा करके जिंदा हैं, शर्म नहीं आती है आपको? आपने अपने नेताओं से पूछा कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने सरकारी स्कूल ऐसे क्यों बनाए हैं, ढंग के बनाओ, टीचर अच्छे दो। तुमने सोचा अरे तुम यहाँ 15 मिनट के पीटने वाले लोगों को 5 मिनट पीटने में लगे हो और वो तुम्हारी इज्जत लूट रहे हैं। तुमने सोचा तुम्हारी माँ बहनों की इज्जतें किस तरह लूट रही हैं? सच्ची बताना कुशवाहा भाई, यार भारत में बलात्कार कितने हो रहे हैं? 94 रेप पर डे हो रहे हैं भारत में। कौन है वो? पाकिस्तान से आई थी क्या? या 15 मिनट में वो पीटने वाले लोग थे? कौन थे जिनके रेप हो रहे हैं? कभी अपने नेताओं से पूछा तुमने कि ये रेप क्यों हो रहे हैं? चलो ठीक है 5 मिनट पीटो, खूब पीटो, जम के पीटो, जम के पीटो, जहां मिले वहां मारो उनको, सही है। लेकिन अपने बच्चों की स्कूल भेजना मत छोड़ना, क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना मजदूरी, वही मजदूरी वो भी करेंगे, वो IAS नहीं बन पाएंगे। मैंने उन परिवारों के बच्चों को DM SDM बनते देखा है जो राजनीति से दूर रहते हैं। हाँ, राजनीति के नेताओं की बात सुनते हैं और सुनकर अगर भाग, मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे अपना फोकस मुझे याद है। सोचो है? हाँ, कट्टर हिंदू जिनकी अपनी खुद की पहचान नहीं है, वो अपना नाम लिख के आए हैं कट्टर हिंदू और कह रहे हैं कि पंचर बनाने वाले। ठीक है, अरे भैया पंचर ना बनाए ना मुसलमान तो तुम क्या करोगे? हैं? अपने नेताओं की गाड़ी के पंचर कैसे बनाओगे? अपने मुंह से हवा भरोगे, ऐसे करके हवा भरोगे उनके टायरों में? अरे मुसलमानों को शुक्रिया अदा करो कि वो पंचर बना देते हैं, चंद पैसों के लिए सही, मेहनत करके मजदूरी करके खा लेते हैं। लेकिन तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत? जिंदाबाद जिंदाबाद, फलाने भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, हट हट हट। रोजगार मांगोगे, लाठियों से मारे जाओगे। तुम्हारी बहनों के रेप होंगे, तुम उनकी लाश को रखोगे सड़क पर रखने के बाद कहोगे साहब हमको, हमारी बहन का रेप हुआ है साहब, हमको इंसाफ चाहिए। और वो कहेगा एक फोन करके मुख्यमंत्री आवास आ जाओ, और यहां पुलिस वाले तुमको भरेंगे गाड़ी में और मुख्यमंत्री आवास ले जाकर पटक देंगे, और वहां तुमको कहा जाएगा 5 लाख रुपया ले लो, एक घर ले लो, औकात में रहो, चुप्पे बैठो। और तुम चुप हो जाओगे, तुम चुप हो जाओगे। फिर तुम नहीं बोलोगे कि 5 लाख रुपया और एक घर लेकर के हम अपनी बहनों की इज्जत उठवाएंगे। तुम्हें एक घर मिल गया, 5 लाख रुपया मिल गया, इज्जत लुटवा दी तुमने अपनी बहन की, नुचवा डाला तुमने अपनी बहन के शरीर को, कुत्तों से नुचवा डाला, क्योंकि तुम्हें 5 लाख रुपए और एक घर मिल गया था। इतनी सस्ती इज्जत अपनी बहनों की मत बेचो यार, इतनी सस्ती इज्जत है तुम्हारी बहनों की। नहीं यार, ऐसा मत करो, इतने सस्ते में मत बेचो अपनी बहनों को। तुम्हें मालूम है कितनी तकलीफ होती है देख करके कि किसी बहन का रेप हुआ है, खून खौल उठता है। मैंने 1000 बार कहा था, हिंदू मुसलमान हर एक से कहा था कि अपने बाजारों में, अपने घरों में, अपने महलों में, अपने हर क्षेत्र में, गलियों में पोस्टर लगवा दो कि हमारी बहन को जिसने गलत आंखों से, गलत निगाहों से देखा, उसके मुंह पर तेजाब डाल देंगे। मैंने कहा था, है किसी में मजाल कि ये करके दिखा दे? तुम्हारी बहनों को महफूज ना कर पाने वाले नामर्दों एहतिशाम रिजवी को गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम्हारी बहनें महफूज नहीं हैं, अगर तुम्हारे बच्चे महफूज नहीं हैं, 6 महीने की बच्ची से लेकर के 85 साल की बुढ़िया तक, जिस देश में रेप होते हो वहां कोई मर्द बनने की बात कहे तो गलत है, गलत है ये। तुम मर्द हो ही नहीं। अगर तुम मर्द होते तो तुम्हारी बहन का रेप ना होता। शेर हो तुम, कहते हो ना कि हमारा नेता शेर है। अगर तुम्हारा नेता शेर होता तो तुम्हारी बहन को टुकड़े ना मिलते, तुम्हारी बहन के शरीर को नोच कर कुत्ते ना खा जाते। अगर तुम्हारा नेता शेर होता, फर्क यही है, शेर और भेड़िए में फर्क होता है। वही नेता के भेड़िए, वही नेता के समर्थक तुम्हारी बहन का रेप करते हैं, उसको नोच डालते हैं, उसके बदन को। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूं ताकि तुम्हें गैरत आ जाए, तुम्हें शर्म आ जाए।
मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं? मेरी मां बहने, मुझे माफ करना, मैं जो शब्द कहने जा रहा हूं, अगर वो शब्द आपको बुरा लगे तो माफ करना, मैं आपकी सुरक्षा के लिए वो कहने जा रहा हूं। जब किसी की बहन के बदन को नोचा जाता है ना, कुत्ते की तरह नोच डालते हैं तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे नेता के समर्थक नोच डालते हैं, तब तुम क्यों नहीं पूछते अपने बहनों से कि तुम्हारा हाल क्या हुआ है? तब तुम्हें अपनी बहनों का दर्द महसूस नहीं होता है? तब तुम्हारे बहनों के बदन पे वो नाखूनों के जो निशान होते हैं उनको तुम याद नहीं करते हो? उनको तुम महफूज रखते हो अपनी निगाहों में? क्या वोट देने के टाइम तुम्हें तुम्हारी बहन का वो शरीर याद है जिसको कुत्तों ने नोच डाला था? मैं उन कुत्तों की बात कर रहा हूं जिन कुत्तों को तुम शेर कहते हो। उन कुत्तों की बात कर रहा हूं जिनको तुम शेर कहते हो। उन बहनों के शरीर को नोचने वालों के मुंह पे तेजाब डालने की हिम्मत तुम्हारी क्यों नहीं हुई? मैं तो चैलेंज करता हूं, बार बार चैलेंज करता हूं। बलात्कारियों के मुंह पे जिस दिन तेजाब डालना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारी बहनें जब निकलेंगी ना, तो कोई भी कुत्ता सर उठा के नहीं देखेगा, अपनी निगाहें हटा लेगा। क्यों नहीं डालते हो तेजाब? मुसलमानों को जिंदा जलाने का ख्वाब देखने वालों, मुसलमानों पर हमला करने वालों, अपनी बहन को नोचने वालों को जीजा बना के रखे हो क्या? बीच चौराहे पे एक बहन को जला दिया जाता है, बीच चौराहे पे एक बहन को उठा करके उसको तेजाब डाल दिया जाता है, बीच चौराहे से एक बहन को उठा करके उसका रेप किया जाता है, उसके शरीर पे ऐसे ऐसे दाग डाले जाते हैं कि वो मर जाती है, तड़प तड़प के मर जाती है। यार कमाल है यार। मैं बताऊं आपको, एक मेरी नॉलेज में एक एडवोकेट है, महिला है। वो एडवोकेट, मेरे हिंदू भाइयों, मुझे गाली देने से पहले मेरा ये बात जरूर सुन लेना। मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, मेरी ये शब्द सुन लेना जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मुझे तकलीफ देती हैं, जो मुझे चुभती हैं। मेरी नॉलेज में एक एडवोकेट है, महिला है, नौजवान है। उनसे एक दिन बात में उन्होंने बताया कि मुझे उत्तर प्रदेश में डर लग रहा है। उत्तर प्रदेश के नहीं है, बाहर के हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश में डर लग रहा है। यकीन जानो, जब मैं ये शब्द आपसे कह रहा हूं तो मुझे शर्म आ रही है। मैं शर्म से डूब मरना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि उस बेटी ने, उस तुम्हारी बहन ने यह कह दिया कि मुझे उत्तर प्रदेश में डर लगता है। मैंने कहा किस बात का डर है तुम्हें, और क्यों डरती हो तुम एडवोकेट हो, पढ़ी लिखी हो, काबिल हो, अपने पैरों पर खड़ी होने वाली बेटी हो, क्यों डर रही हो तुम? तो उसने कहा कि एज ए एडवोकेट मैंने ऐसे रेप के केस देखे हैं जिसको देख करके वहीं मर जाना पसंद करती हूं। किसी लड़की का रेप सिर्फ रेप नहीं होता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में बोतल फोड़ी जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की राड डाली जाती है। मुझे ये बताओ कि उस बहन का डरना जायज है या नहीं? और अगर जायज है तो तुम कुत्ते अभी तक जिंदा क्यों हो, मर क्यों नहीं गए? और अगर नहीं है तो मुझे बताओ कि वो बेटी गलत कह रही है क्या? एक बेटी इसलिए डर रही है, निकलने से इसलिए डर रही है कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, और तुम कहते हो कि एहतिशाम रिजवी बोले ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एहतिशाम रिजवी बोले ना, क्योंकि एहतिशाम रिजवी का धर्म जो है उसे सिखाया गया है कि तुम्हें इन लोगों के खिलाफ जरूर बोलना है जो आपको तोड़ने का काम कर रहे हैं, आपको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, आपको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, देश में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ तुम्हें जरूर बोलना है, ठीक है? ये बात अपने जहनों में बिठा लो, ये बात अपने जहनों में बिठा लो। मेरे भाई आदित्य कुमार, मुझे गाली देने से फर्क नहीं पड़ने वाला। ओवैसी पर हमला मुसलमानों पर हमला है, ये मैंने बता दिया। इसका दलील ले आओ। बलात्कार हो रहे हैं, इसका दलील ले आओ। तुम्हारे नेताओं ने तुम्हें मुजरिम बनाया है, इसकी दलील ले आओ। उसके बाद मुझसे बोलना, ठीक है? उसके बाद मुझसे बोलना कि एहतिशाम रिजवी गलत था। उससे पहले एहतिशाम रिजवी गलत नहीं हो सकता। चलो, धन्यवाद तुम्हारा, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान, इतनी ज्यादा तादाद में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिर बता रहा हूं, तुम्हारे नाजायज बापों में अगर हिम्मत है तो मेरी वीडियो का काउंटर क्वेश्चन करके दिखा दें। धन्यवाद। मरता भारत का भय, ये नारा मैंने ही दिया है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मरता भारत का भय है मुझे, और था। आज फिर कहता हूं, मुझे मरता भारत का भय है।
और एक बात और चलते चलते एक बात कह के जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के कुत्ते बनने से अच्छा है कि तुम अपने बाप की गुलामी करो। नाजायज बापों की गुलामी नहीं की जाती। और सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से और उनके चमचों से कहना चाहता हूं, अगर कभी मौका मिले तो गैर राजनीतिक होकर के अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच लेना, पार्टी मत चुनना। जी भाई भगत बहुत आ गए, आने दो सालों को, कोई बात नहीं, आने दो, कोई चिंता नहीं। डरता नहीं उनके बाप से मैं यार, डरता नहीं उनके बाप से। इनके नाजायज बाप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए, इनकी औकात ही क्या है यार। थू थू थूकता हूं इन सब पर, मैं थूकता हूं इन सब पर। और हर उस इंसान के चेहरे पर इस टाइम मेरा थूक पहुंच रहा है जो अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर पाते हैं और अपने आप को शेर कहते हैं। थू।